नमस्कार बच्चों। NCERT मैथ्स क्लास 12 में आपका स्वागत है। आज हम नए पाठ्यक्रम के अनुसार पहला चैप्टर संबंध और फलन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका पहला टॉपिक है क्रमित समुच्चय। यदि किसी समुच्चय में अवयवों के क्रम का भी महत्व हो तो ऐसे समुच्चय को क्रमित समुच्चय कहते हैं। साधारणतया समुच्चय के अवयवों में क्रम का कोई महत्व नहीं होता। जैसे हम देखें, ये समुच्चय ए है जिसमें एलिमेंट हैं ए, बी, सी और डी। इसी प्रकार एक दूसरा समुच्चय जिसमें एलिमेंट हैं बी, सी, डी, ए। ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं क्योंकि दोनों के अंदर चार चार एलिमेंट हैं और चारों के चारों सेम हैं। जैसे इसमें ए है, इसमें भी ए आया है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, सी है, सी है, इसमें डी है और इसमें भी डी है। अर्थात दोनों समुच्चय समान हैं, केवल क्रम आगे पीछे कर रखा है। तो समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता, अर्थात क्रम चेंज करने पर समुच्चय के में कोई अंतर नहीं आता। यदि किसी समुच्चय के अंदर अवयवों के क्रम का भी महत्व हो तो ऐसे समुच्चय को क्रमित समुच्चय कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक संख्या 123 है और एक संख्या 321 है। इन दोनों संख्याओं में अंक 1, 2, 3 इनका ही प्रयोग हुआ है, परंतु ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं क्योंकि इन संख्याओं के अंदर क्रम का महत्व है। अर्थात ये क्रमित समुच्चय का उदाहरण है। हम एक दैनिक जीवन से जुड़े क्रमित समुच्चय का उदाहरण देखते हैं। जैसे ये दो समुच्चय हैं जिसमें कुछ एलिमेंट दिए गए हैं। यदि इन समुच्चयों के अवयवों का क्रम फिक्स कर दिया जाए, अर्थात एक बच्चा जो है वो घर से तैयार होता है स्कूल जाने के लिए, तो नहाने के बाद में सबसे पहले अंडरवियर पहनता है, उसके बाद में बनियान पहनता है, उसके बाद पैंट और फिर शर्ट पहनता है, फिर जुराब पहनता है और फिर जूता पहनता है। तो ये एकदम सही क्रम है। इसी प्रकार इस क्रम को अगर चेंज कर दें तो पहले पैंट पहने, उसके बाद में शर्ट, उसके बाद अंडरवियर और फिर बनियान और फिर जूता और फिर जुराब पहने, तो लोग उसे पागल कहेंगे। उसे टांटिया हॉस्पिटल गंगानगर एडमिट करवाना पड़ेगा क्योंकि ये अंडरवियर जो है वो पैंट के ऊपर पहना जाएगा। इसी प्रकार ये बनियान जो है वो शर्ट के ऊपर आएगी और ये जुराब जो है वो जूता के ऊपर आएगी। अर्थात समुच्चय जो जिनमें क्रम का महत्व हो वो समुच्चय क्रमित समुच्चय कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले टॉपिक क्रमित युग्म की। दो अंकों के क्रमित समुच्चय को क्रमित युग्म कहते हैं। इसे ए बी, एक्स, वाई इत्यादि से निरूपित किया जाता है। जैसे क्रमित युग्म ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता, अर्थात क्रमित युग्म के अंदर क्रम का महत्व होता है, ए के बाद ही बी आएगा, तो वो बी ए के बराबर नहीं होगा। यदि ए बी सी डी के बराबर है तो ए सी के बराबर होगा और बी डी के बराबर होगा। अर्थात पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। क्रमित युग्म ए बी में ए को पहला घटक और बी को दूसरा घटक कहा जाता है। क्रमित युग्म के दोनों अवयव जो हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5, 7 है, दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं। एक्स, वाई है, दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं। 3, 3 है, इसमें पहला और दूसरा घटक समान हो गया। इसी प्रकार ए है, इसमें भी दोनों घटक समान हो गए। अभी जो क्रमित समुच्चय में हमने उदाहरण पढ़ा था दैनिक जीवन का, वही हम उदाहरण दोबारा देखते हैं। जैसे ये क्रमित युग्म है, अंडरवियर पहनने के बाद में बच्चा पैंट पहनता है, तो ये सही क्रमित युग्म है। इसी प्रकार अगर वो पैंट पहले पहनता है और अंडरवियर बाद में पहनता है तो ये क्रमित युग्म गलत हो जाएगा। इसी प्रकार बात करें कि बनियान पहनने के बाद में शर्ट पहने तो सही है,
यदि वह शर्ट पहनने के बाद में बनियान पहनता है तो ये गलत होगा। इसी प्रकार बच्चा जुराब पहनता है उसके बाद में जूता पहनता है तो ये सही है। अगर इसका उल्टा करें, जूता पहले पहने और जुराब बाद में पहने, तो यह कर्मित युग्म गलत हो जाएगा। अगर इस प्रकार का कोई धारण करता है तो उसे लोग पागल कहेंगे। ये कर्मित युग्म है, अर्थात 2 अंकों के कर्मित समुच्चय को कर्मित युग्म कहा जाता है। अगला टॉपिक है 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन। 2 समुच्चयों A तथा B का कार्तीय गुणन A क्रॉस B उन सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय होता है जिसमें प्रथम अवयव A से तथा दूसरा अवयव B से लिया गया हो, अर्थात A क्रॉस B बराबर कर्मित युग्म AB, A एलिमेंट ऑफ A और B एलिमेंट ऑफ B होता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे समुच्चय A के अंदर 3 अवयव A B C है और समुच्चय B के अंदर 2 अवयव X Y हैं, तो इनका कार्तीय गुणा किया जाए, A क्रॉस B किया जाए तो कर्मित युग्म बनाए जाएंगे। पहला अवयव A से लिया जाएगा और दूसरा अवयव B से लिया जाएगा, अर्थात A का X के साथ, फिर A का Y के साथ, इसी प्रकार B का X के साथ, B का Y के साथ और C का X के साथ और C का Z के साथ। इस प्रकार ये कर्मित युग्म बनेगा। अब हम बात करें B क्रॉस A की, तो पहला एलिमेंट कर्मित युग्म का पहला घटक B से होगा और दूसरा घटक A से लिया जाएगा, अर्थात X का A के साथ XA, XB, XC, YA, YB एंड YC। इस प्रकार कर्मित युग्म बनाए जाते हैं। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा जो है उसके अंदर अवयवों की बात करें, कितने अवयव होंगे। जैसे A अगर रिक्त समुच्चय है और B भी रिक्त समुच्चय है तो उनका क्रॉस गुणा अर्थात कार्तीय गुणा जो है वह भी रिक्त समुच्चय होगा। यदि A के अंदर अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन A m हो तथा नंबर ऑफ एलिमेंट इन B समुच्चय में अवयवों की संख्या n हो, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या जो है वो mn होगी, अर्थात समुच्चय A के अंदर जितने अवयव हैं और समुच्चय B के अंदर जितने अवयव हैं उनका गुणा किया जाएगा। अब हम बात करें कि A क्रॉस B जो ये उदाहरण दिया गया है उसके अंदर अवयव कितने होंगे, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर mn होता ना, तो m का मान यहाँ देखें 3 है और n का मान यहाँ 2 है, तो कितना होगा 3 गुणा 2 बराबर 6 होगा, अर्थात इसका A क्रॉस B जो बनाया जाएगा उसके अंदर 6 अवयव होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार जब B क्रॉस A किया जाएगा तो अवयवों की संख्या वही 6 होगी, केवल कर्मित युग्म चेंज हो जाएंगे। यहाँ एक चीज़ साफ हो रही है कि A क्रॉस B जो है वो कभी भी B क्रॉस A के बराबर नहीं होता, अर्थात दो समुच्चयों का जो कार्तीय गुणन है वह कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यह है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। किसी अरिक्त समुच्चय A से अरिक्त समुच्चय B में संबंध कार्तीय गुणन A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है और यह उपसमुच्चय A क्रॉस B के कर्मित युग्मों के प्रथम और द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने पर प्राप्त होता है। जैसे R बराबर AB, A R B यानी A का B से संबंध है, ऐसा A एलिमेंट ऑफ A और B एलिमेंट ऑफ B होता है, अर्थात संबंध जो है वो कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। संबंध R के अंतर्गत A
समुच्चय ए का एलिमेंट का बी के एलिमेंट बी से संबंध हो तो इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं ए आर बी, अर्थात ए बी एलिमेंट ऑफ आर। इसे ए का बी से संबंध पढ़ा जाता है, अर्थात ए अगर बी से संबंधित है तो ए आर बी लिखा जाएगा या ए बी एलिमेंट ऑफ आर लिखा जाएगा। इसी प्रकार ए का अगर सी से संबंध नहीं है तो आर को काट दिया जाएगा या ए सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर लिखा जाएगा। इसी प्रकार हम बात करें जैसे ए आर बी है तो यहाँ बी जो है वो ए का प्रतिबिंब कहलाता है, बी ए का प्रतिबिंब कहलाता है और ए जो है वो बी का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि बी जो है वो ए का प्रतिबिंब कहलाता है और ए बी का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। यदि समुच्चय ए के अंदर एलिमेंट की संख्या m, यदि समुच्चय बी के अंदर एलिमेंट की संख्या n तो a क्रॉस b के अंदर हम अभी पढ़ चुके हैं कि a क्रॉस b के अंदर एलिमेंट की संख्या mn होगी। अगर a से b के संबंध की बात करें, यानी a से b में संबंध की बात करें तो उसमें अवयवों की संख्या जो है वो 2 की पावर mn होती है। यानी समुच्चय a से समुच्चय b में संबंध की बात करें तो अवयवों की संख्या जो है वो 2 की पावर mn होती है। संबंध को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं जिसमें दो समुच्चय हैं ए और बी। ए पुरुषों का समुच्चय है और बी महिलाओं का समुच्चय है, अर्थात बी जो है वो ए की पत्नी है। अति भाग्यशाली दशरथ की 3 धर्मपत्नियां थीं, अर्थात तीर के निशान से दशरथ को 3 महिलाओं से जोड़ा गया है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनके सुपुत्र श्री राम के मात्र इकलौती एक धर्मपत्नी सीता थी, तो राम को सीता से जोड़ा गया है। उसके बाद में बात करते हैं तो अभागे पांडव अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, इन पांचों की एक पत्नी द्रौपदी थी, तो इनको तीर के निशान के द्वारा एक द्रौपदी से जोड़ा गया है। और अति अभागे मेरी तरह श्री हनुमान जो आजीवन कुंवारे रहे, अर्थात एक भी महिला से पत्नी का संबंध नहीं हो पाया, अतः इसको किसी भी महिला से नहीं जोड़ा गया है। अब इसमें गौर से देखें तो हमें ये पता चलता है कि यह आवश्यक नहीं कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी न किसी अवयव से हो, अर्थात ए के अंदर एक अवयव जो हनुमान है वो खाली रह गया ना, अर्थात ए के सभी अवयवों का संबंध बी से हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। अर्थात ए के अंदर ऐसे अवयव हो सकते हैं जो बी के किसी अवयव से नहीं जुड़े हों, और ए के एक अवयव का संबंध बी के कई अवयवों से हो सकता है। जैसे दशरथ का इसके 3 अवयवों से संबंध है, और ए के कई अवयवों का संबंध बी के एक अवयव से भी हो सकता है। जैसे अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव का संबंध एक द्रौपदी से था। इस प्रकार ए के प्रत्येक अवयव का संबंध होना भी आवश्यक नहीं है। वैसे संबंध एक बहुत बड़ा टॉपिक है, परंतु इसके लिए जैसे एक शब्द में परिभाषा की बात की जाए तो मैं इसके लिए दिशा शब्द देना चाहूँगा। दिशा अर्थात डायरेक्शन, अर्थात संबंध जो है वो एक दिशा में चलने वाला एक नियम होता है। अर्थात संबंध आर जो है वो ए से बी की तरफ परिभाषित है। बी का ए से क्या संबंध है, जैसे इसके अंदर तो हम बता सकते हैं कि बी का ए से संबंध जो है वो ए बी का पति है, परंतु कुछ संबंधों के अंदर ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम। जैसे मान लो एक संबंध ए जो है, आर जो है वो ए से बी की तरफ ऐसा है कि भाई है, ए बी का भाई है, तो
तो हम ये साफ तौर पे नहीं कह सकते कि बी का ए से क्या संबंध है। भाई का भी हो सकता है और बहन का संबंध भी हो सकता है। अर्थात संबंध जो है वो एक दिशा है, एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन में चलने वाला नियम है। अब हम बात करते हैं संबंधों के निरूपण की। संबंध को सामान्यतः 3 प्रकार से निरूपित किया जाता है: रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप और तीर आरेख विधि। रोस्टर रूप के अंतर्गत संबंध के सभी क्रमित युग्मों को समुच्चय के रूप में लिखा जाता है। अर्थात जैसे r बराबर 1 1 2 4 3 9 ये क्रमित युग्म हैं, जहाँ a के अंदर 1 2 3 एलिमेंट हैं और b के अंदर 1 2 3 4 5 7 और 9 हैं। क्रमित युग्मों में पहला एलिमेंट a का और द्वितीय एलिमेंट b का होता है। इस प्रकार क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो यह रोस्टर रूप कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं समुच्चय निर्माण रूप। इस विधि में संबंध के सभी क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में ना लिखकर दोनों घटकों के मध्य संबंध को बीजीय रूप में लिखा जाता है। अर्थात r बराबर एक्स वाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, x एलिमेंट ऑफ a और y एलिमेंट ऑफ b। अर्थात a के एलिमेंट का स्क्वायर जो है वो करने पर b का एलिमेंट प्राप्त हुआ है। अर्थात जैसे 1 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध 1 से है, 2 का वर्ग करने पर 4 है तो 4 से संबंध हो गया। 3 का वर्ग करने पर 9 प्राप्त हुआ है तो 3 का संबंध 9 से है। इस प्रकार समुच्चय निर्माण रूप में नियम लिखा जाता है। नेक्स्ट निरूपण की विधि है तीर आलेख विधि। इस विधि के अंदर संबंध के दोनों समुच्चयों के पैन आरेख में स्थित अवयव अर्थात क्रमित युग्मों के प्रथम और द्वितीय घटकों को परस्पर तीर के निशान से जोड़ा जाता है। इसे दृष्टि चित्रण भी कहते हैं। जैसे अभी हमने रोस्टर रूप में पढ़ा था कि 1 का संबंध 1 से है तो 1 को 1 से मिलाया है, 2 का संबंध 4 से है तो 2 को 4 से मिलाया है और 3 का संबंध 9 से है तो 3 को 9 से मिलाया है। इस प्रकार संबंध को 3 विधियाँ तीर आरेख विधि, समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके पश्चात हम संबंध के प्रांत, परिसर, सह प्रांत की चर्चा करेंगे। प्रतिलोम संबंध और तत्समक संबंध पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें और डिस्क्रिप्शन में आज जो मैटर हमने पढ़ा है उसका PDF का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लें और उस PDF को पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।